नमस्कार, न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पति ने पत्थर से कुचलकर मार डाला पत्नी को, घटना बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र की। सौंदर्यीकरण के देखभाल पर ध्यान दे मनपा प्रशासन। पेड़ी प्रकल्पग्रस्तों का मोर्चा धमका जिलाधीश कार्यालय पर। अक्षय तृतीया की तैयारियां जोरों पर और स्थानिक संस्था कर प्रणाली पर विरोध जताया पार्षदों ने। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। किशोरनगर बुद्ध विहार में विगत 14 अप्रैल से जारी भीम ज्योति महोत्सव 2012 का हाल ही में बख्शिश वितरण समारोह से समापन किया गया। समारोपीय समारोह के मौके पर भव्य सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था। स्थानीय किशोरनगर स्थित बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 121वें जयंती पर भीम ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया था। विगत 14 अप्रैल से जारी इस भीम ज्योति महोत्सव दौरान विभिन्न समाज जागृति पर कार्यक्रम संपन्न हुए। डांस, नाटिका, समाज जागृति पर पथनाट्य, चित्रकला स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, लींबू चमचा स्पर्धा आदि कार्यक्रम इस भीम ज्योति महोत्सव 2012 दौरान संपन्न हुए। 19 अप्रैल की शाम इस महोत्सव का सामूहिक भोज एवं बख्शिश वितरण से समापन किया गया। विभिन्न स्पर्धाओं में विजयी हुए स्पर्धकों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर समापन किया गया। कई गणमान्य मान्यवर किशोरनगर, प्रशांत नगर परिसर के नागरिक इस समारोपीय समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। काय म्हणलं तो वहिनीला काय झालं म्हणलं बाप्पा वहिनी अबे त्या घरातलं पाहिजे पहिले ना घरी येऊन वहिनी अबे डोंगळ्यावानाचे आपल्या घरातलं अंधार पाहायचं अबे लोकांच्या घरातील उसच जास्त इतराचं काम नाही माया घरातलं माया बायकोच नाही भेटणार आहे। त्या घरात मी कंदील घेऊन आलो आता माझ्या घरातला मी अंधार संपवला जास्त येण्याचं काम नाही। इकडून राहू द्या जावई इकडून भांडण चालू आहे मनापासूनचे कल्ला काय माझ्या घरात भांडण काका मी काय म्हणतो कमी होते रोज रोज दारू पिणं काय म्हटलं हे दारू पिऊन येतात येतात का बायकोले मारझोडी करतो तमाशे करतो तुला का लय मोठेपणा भेटते का लाडे करतो नाही लोकांना तू दारूचे फायदे सांगू राहिला होता आम्ही ऐकूनच राहिलो होतो दुरून नाही जाऊ द्या रोजचं जायला तर म्हणजे मारापर्यंत आला तू अबे लेखा खायची सोय नाही घरात तू रोज दारू पिऊन येतो तुला माहित आहे का
तुझे मोठी पोट्टी जिवड्याला गेली होती आता आता परवाच्या दिवशी पण गेली होती ना हा, ते त्याच्यापेक्षा मोठी होय मग जायचं भाऊ अरे बापा माहित आहे काऊन गेली होती समजा तिनं जीव दिला असं तर काय राहिलं तुझ्या हातात बरं झालं हे भाऊ तिकडे घेऊन भेटले मला तिला सांगा ना मी तिला समजावलं ना म्हटलं बाई काय झालं तर म्हणे बा म्हणे माझा बाप दारू पेते म्हणे पाहुणे आले ते पाहाले म्हणे त्याला माहित पडलं म्हणे माझा बाप पुढचा बाप एवढा आहे म्हणून म्हणजे रिश्ता कॅन्सर त्या दिवशी जीव दिला असता तिनं मग हा ते पोट्टे जुआ खेळते शाळेत नाही जा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के सेवानिवृत्त सैनिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों की निवृत्ति के पश्चात भी तमाम सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ऐसी पुरजोर मांग रखने इस बैठक का आयोजन किया गया था। सीमा सुरक्षा दल BSF देश के सीमा पर जान हथेली पर रखकर भारतीय सीमा क्षेत्र में तैनात रहता है। देश रक्षा सर्वतोपरि मानकर कार्य करने के बाद जब सेना से जवान निवृत्त होते हैं तो निवृत्त पश्चात भी उन्हें तमाम सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ऐसी मांग एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने रखी है। आगामी 23 अप्रैल को रक्षा विभाग के राज्य स्तरीय बैठक में भी ये मुद्दा रखे जाना है। इसी के मद्देनजर ये तालुका निहाय शाखाओं के निवृत्त BSF जवानों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को सिद्धार्थनगर में संपन्न हुई। 23 मार्च के बैठक में ये भी मुद्दा रखा जाएगा ऐसी जानकारी इस वक्त PC धन विजय ने सिटी न्यूज को दी। इस बैठक में जिला एवं तहसील निहाय BSF एक्समैन उपस्थित थे। वार्षिक मीटिंग बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स BSF ची अक्षय सेवा संस्थाच्या वतीने मागच्या वर्षी इथे अमरावतीमध्ये झाली होती आणि यावर्षी सुद्धा इथे घेण्यात आली। इथे 7 पॉईंट आम्ही अजेंडा ठेवलेला आहे। हे 7 पॉईंट आम्ही राष्ट्रपती प्राईम मिनिस्टर आणि प्रमुख पार्ट्याच्या अध्यक्षांसाठी हे अजेंडा घेऊन जात आहे। आमची BSF 1965 डिसेंबरमध्ये तयार झाली आणि आर्मीच्या प्रमाणे ट्रेनिंग आम्ही केलं आणि आर्मीच्या पेक्षाही आर्मी बरोबर आणि आर्मीच्या पेक्षाही चांगल्या तऱ्हेने बॉर्डरवर आम्ही ड्युटी केलेली आहे। 1971ची लढाईसुद्धा आम्ही लढली आणि खूप यशस्वी ही लढाई लढली। आम्हाला त्यावेळेस आश्वासन मिळालं होतं की तुम्हाला सर्व फॅसिलिटी जे आर्मीप्रमाणे देण्यात येईल। त्याचप्रमाणे आमचे पगार त्यावेळेस जेव्हा आमचं BSF एस्टॅब्लिश झालं त्यावेळेस आमचे पगार सर्व डिपार्टमेंटपेक्षा 30% जास्त होते। आज पे कमिशन, एक पे कमिशन, दुसरं पे कमिशन, तिसरं पे कमिशन असे करत 6 पे कमिशन झाले, परंतु आमच्या डिपार्टमेंटच्या शिपायांचे जे पे स्केल आहे आणि जी फॅसिलिटीज आहे तेव्हापासून याच्याकडे काहीच ध्यान दिलं गेलं नाही। हे रडगाणे रडासाठी आम्ही रडत आलो, परंतु आतापर्यंत याच्यावर कोणी विचार केला नाही। महानगर के मार्गों पर बने रास्ता दुभाजकों पर सौंदर्यीकरण हुआ है, पर उस और प्रशासन ढंग से ध्यान नहीं दे रहा होने से सौंदर्यीकरण विद्रूप हो गया है। इस और प्रशासन ने ध्यान देना जरूरी है। अमरावती महानगरी के कई प्रमुख मार्गों पर रास्ता दुभाजक बनाकर इन रास्ता दुभाजकों को सुंदर हरियाली से सजाया गया था, पर देखभाल ढंग से नहीं होने से कई मार्गों का ये सौंदर्यीकरण धूप में जलकर खाक हो गया है। शहर के शिवाजीनगर फ्लाईओवर के नीचे बनाया सौंदर्यीकरण भी ऐसा ही जलकर विद्रूप हो चुका है, जिससे इस सौंदर्यीकरण के जगह अब कचरे के ढेर, दारू की बोतलें आदि नजर आती है। ये ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ से सौंदर्यीकरण के तहत लगाए हरियाली का नामो निशान हट जाएगा। इसलिए इन सौंदर्यीकरण के और प्रशासन ने ध्यान देना जरूरी है, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग उठाई जा रही है। अमरावती पालिका के नवनिर्वाचित सभागृह की प्रथम प्रशासकीय कार्यकालीन आम सभा शुक्रवार को संपन्न हुई। सभागृह पटल पर रखे गए विषयों पर इस आम सभा में चर्चा की गई। सदन के कार्यवाही दौरान स्थानीय संस्था कर, भांडवली कर, शासन स्तर बकाया पड़ा मनपा का अनुदान आदि विषयों सहित क्षुल्लक मुद्दों पर भी घमासानी दृश्य दिखाया गया। इस सभा में मनपा के विभिन्न विषय समितियों के सभापति की घोषणा भी हुई।
अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित सदन की प्रथम सर्वसाधारण कार्य अहवाल सभा शुक्रवार को मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में संपन्न हुई। महानगर के एचयूपीएम के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य और सर्वाधिक प्रश्न पूछने का बहुमान प्राप्त सांसद आनंदराव अड़सूल इनके अभिनंदन और सम्मान के प्रस्ताव पारित कर मनपा सदन के आम सभा की कार्रवाई आगे बढ़ी। इसके बाद एक एक कर सम्माननीय सदस्यों द्वारा दाखिल प्रस्ताव एवं विषयों पर चर्चा शुरू हुई। सभागृह में टैक्स की जगह एलबीटी यानी स्थानिक संस्था कर लागू कराने का विषय आते ही सभागृह में एलबीटी का जमकर विरोध हुआ। एलबीटी लागू करना यानी मनपा के तिजोरी में आने वाले निधि को रोकना साबित होगा। टैक्स की जगह एलबीटी कर वसूला जाएगा तो मनपा के उत्पन्न में भारी कमी आएगी और मनपा शहर वासियों को दिए वादे पूरी नहीं कर सकेंगी, ऐसा एलबीटी विरोधी सुर सभागृह से निकला। उसी तरह नए भांडवली कर प्रणाली पर भी अच्छी खासी बहस हुई, जिसके बाद ये विषय स्थगित रखा गया। स्थायी समिती सभापती महोदयाने सांगितले होते की याच्यामध्ये काय तफावत आहे किंवा अन्यायकारक जे बोजा काही लोकांना लावलेले आहे लोकेशनमध्ये, म्हणजे हार्ट ऑफ द सिटीमध्ये काही लहान घर असेल की झोपडपट्टी असेल त्यांच्यावर सुद्धा जास्त अ ब ग वर्गीकरणामध्ये जास्त असू शकतो। जसं दूर भागामध्ये कमर्शियल असले आणि राजापेठमध्ये कमर्शियल असले तरी त्यांना कमर्शियलच आपण लावतोय आणि रेसिडेन्शियल असेल त्याच्यात पण आपण एकच हे पकडतोय। पण यामध्ये कॅपिटल व्हॅल्यूमध्ये लोकेशन आणि वापराचा प्रकार, कोणत्या टाईपचं कन्स्ट्रक्शन आहे आणि केव्हा बांधलेलं आहे, आणि हे पण नांदेडने उदाहरण घेतले की ते परवानगीने बांधले की परवानगीशिवाय बांधले त्याचं पण आपण हे करतो। आणि पक्की बांधकाम असेल त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं बांधकाम आहे, इव्हन काय म्हणजे टाईल्स आहे का, आरसीसी आहे का, इव्हन मार्बल लावले का, त्याच्यामध्ये कॉम्पाऊंड वाला आहे का, इथपर्यंत आपण पाहून त्याच्या वेगवेगळे रेट्स, म्हणजे फक्त अ ब क वर्गीकरण नसतं, अ ब ग वर्गीकरण असताना अनेक कॉम्बिनेशनमध्ये म्हणजे न्याय देण्यासारखा ज्या ठिकाणी जसं वापर आहे, जसं बिल्डिंग आहे, प्रत्येक केस टू केस त्यांच्या रेट योग्य निर्धारण याच्यामध्ये होईल। आणि ते करत असताना जे नेहमीच्या पद्धत मी आपल्याला थोडं सांगू इच्छितो एका मिनिटामध्ये की आधी हा ड्राफ्ट म्हणजे मसुदा हे फॉर्म्युलाच्या एक इतर ज्या ठिकाणी काही सॅम्पल केसेस घेऊन आपण एक फॉर्म्युला आधी तयार करणार आहे आणि ते फॉर्म्युलाचं जसं सावरकर साहेबांनी सांगितलं ते टेस्टिंग करणार आहे आणि 1, 10, 15 नव्हे हजारो संख्येमध्ये आम्ही टेस्टिंग करणार आहोत। म्हणजे उदाहरणार्थ नांदेडमध्ये जवळपास 1 लाखची मालमत्ता आहे, जवळपास 25,000 त्यांनी टेस्टिंग केली। नंतर त्यांनी स्थायी समिती समोर मांडले, जीबी समोर मांडले की हा टेस्टिंग करून त्याच्यात कुठे कमी करायचं, कुठे जास्त करायचं, हे व्यवस्थितपणे प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणजे ते लावून पाहून नंतर फॉर्म्युला मान्यतेने आमसभा आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेने ते अंतिम होतो। म्हणून सरळ तो आपण लावणार नाही हे पण मी स्पष्ट करू इच्छितो। त्याचे एकच उदाहरण म्हणून आणि 1.1% ते 1% पर्यंत आपला पूर्ण भाव आहे कमी जास्त लावण्याची, त्याचे उदाहरण म्हणून मी मॅडमला विनंती करतो की त्याने ते उदाहरण वाचून सांगावं। महानगर से विभिन्न जगहों से मालमत्ता कर वसूली करने में जो विषमता है
व विषमता दूर कराने पर जोर दिए जाने की बात मनपा आयुक्त नवीन सोना ने सदन में विशद की। प्रशासकीय विषय के तहत उठाए गए सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के मुद्दे पर ध्यान देकर अब सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था सुधार कर इसकी देखभाल नए नियमावली के तहत करने पर जोर दिए जाने की बात भी प्रशासन के ओर से सदन के सामने रखी गई। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के नए नियमावली में बिजली कटौती का मुद्दा एवं लाइटें कम कराने का मुद्दा शामिल था, जिससे शहर को अंधेरे में धकेलकर मनपा चोरों के मार्ग खुले करना चाहती है क्या, ऐसा सवाल उपस्थित किया गया। मनपा के शिक्षा पद्धति पर सुधार न करने के मुद्दे पर भी सभागृह का वातावरण संतप्त हो चुका था। अभी वैसा है क्या सभापति महोदय? अभी तो बस पुस्तक इतनी लाभ बोलते हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्कूल में पढ़ाई है। अपनी महानगर पालिका का जितना खर्चा हो रहा है या साफ सफाई में बोलो या पढ़ाई में बोलो, वैसा कोई भी काम नहीं रह गया। बस महानगर पालिका रह गई, बाकी कुछ भी नहीं। खाली नहीं होगी तो क्या होगी? उधर बच्चे से खाली, इधर पैसे से खाली, क्योंकि कुछ यही है ना, पगार अधिकारी को पगार लेने का हो गया। बस जब तक वहां तक के जाए तक के बोलते कि नहीं भाई अच्छी पढ़ाई होगी, बाकी कुछ भी पढ़ाई नहीं है महानगर पालिका स्कूल में। क्या पढ़ाई है ये बोलो। चेतन पवार द्वारा उपस्थित इस मुद्दे पर अच्छी खासी बहस हुई। इसी बीच चेतन पवार ने सभागृह में ये चिंता व्यक्त कर सभागृह को सचेत किया कि निधि के अभाव के चलते देय के लटके होने से शहर का पानी एवं बिजली कभी भी बंद कर दी जा सकती है। इस विषय पर मनपा ने शासन के पास जो 80 लाख रुपयों का अनुदान बकाया पड़ा है, वो अनुदान तुरंत हासिल करने के प्रयास होना जरूरी है, इस ओर भी ध्यान खींचा गया। मनपा के शिक्षा धोरण में बदलाव जरूरी है। मनपा के स्कूलों के शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तभी निजी स्कूलें शिक्षा का बाजारीकरण नहीं कर पाएंगी, इस ओर भी सदन का ध्यान खींचा गया था। इसी सभा दौरान मनपा के विषय समितियों के सदस्यों का चयन भी संपन्न हुआ। विधि समिति, शहर सुधार समिति, शिक्षण समिति, महिला एवं बाल कल्याण समिति सहित पंचवार्षिक वृक्ष संवर्धन समिति के सदस्य भी इसी सभा दौरान चुन लिए गए। प्रत्येक समिति में 9 सदस्यों का समावेश है। अब यही 9 सदस्य विषय समिति के सभापतियों का चयन करेंगे। मनपा के 5वें जोन एवं 5वें स्वीकृत सदस्य पद का निर्णय भी अभी होना बाकी है। इस तरह मनपा की ये सर्वसाधारण आमसभा चर्चा एवं घमासानी नजारों के साथ संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही। मेंस वेयर, सूटिंग, शर्टिंग, कोट सूट, शेरवानी सभी। लगन बस्ता, सूटिंग, शर्टिंग, कोट सूट, शेरवानी। आराधना, आराधना, आराधना। फैशनेबल कपड़े लाओ, तुम भी जाओ ना। आराधना, 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 आराधना। आराधना, जवाहर रोड, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। तिवसा विधानसभा क्षेत्र में पेढ़ी प्रकल्प का कार्य शुरू होने के बावजूद प्रकल्प में समाविष्ट रोहनखेड़ा, पर्वतापुर, दोंदा ग्रामवासियों के पुनर्वास का निर्णय सिर्फ कागजों पर किए जाने का आरोप लगाते हुए पेढ़ी प्रकल्प पुनर्वास समिति ने गुरुवार को जिलाधीश कार्यालय पर निषेध मोर्चा निकाला।
पेड़ी प्रकल्प पुनर्वास समिति रोहनखेड़ा ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि पेड़ी प्रकल्प में रोहनखेड़ा पर्वतापुर दोंदा गांव का पुनर्वास मौजा सुल्तानपुर रेवसा में किया जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव 90% ग्रामवासियों ने पारित किया था। 5 दिसंबर 2011 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई तथा एक माह के भीतर मौजा सुल्तानपुर में पुनर्वास किए जाने का निर्णय लिया गया था। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पेड़ी प्रकल्प का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है, दीवार बनकर तैयार हो गई, बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है, अगर बारिश जमकर हुई तो ग्रामवासियों को निकलने का मार्ग भी नहीं है। निवेदन के माध्यम से पुनर्वास की कार्रवाई शीघ्र करने की मांग की गई। इस अवसर पर संदीप अवगढ़, वीरेंद्र जाधव, सतीश गोटे, रमेश तायडे, जगदीश गोटे, नंदू खड़से, गजानन तायडे, मनोहर कोल्हे आदी ग्रामवासी ज्ञापन दौरान उपस्थित थे। 5/11/2011 ची मीटिंग ठरली कलेक्टर ऑफिस मध्ये। त्या मीटिंगच्या कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी संबंधित प्रशासनाने केली नसून आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना उग्र स्वरूपाच्या आंदोलनाची इशारा देण्याकरता या ठिकाणी आलो। आता आमच्या यानंतर धरणस्थळी उग्र स्वरूपाचं आंदोलन चालू राहील असे आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले। राणा डेवलपर्स द्वारा आयोजित प्रॉपर्टी शो स्थानीय होटल महफिल में जारी है। इस प्रॉपर्टी शो का महानगर वासी भी भारी प्रतिसाद दे रहे हैं। अमरावती शहर एवं नागपुर शहर में जगह खरीदी करने इच्छुकों के लिए राणा लैंडमार्क की ओर से 3 दिवसीय प्रॉपर्टी शो का आयोजन किया गया है। इस प्रॉपर्टी शो में असंख्य ग्राहकों ने प्रॉपर्टी बुकिंग कर ली है तो कई जन जानकारियां इकट्ठा करने लोकेशन तलाश रहे हैं। ग्राहकों का मेला ही यहां लगा देखे जा सकता है। महानगर वासी इस प्रॉपर्टी शो को अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। ऐसी जानकारी राणा लैंडमार्क के संचालक योगेश राणा ने दी। राणा लैंडमार्क का प्रॉपर्टी शो आज से चालू हो रहा है। 20, 21, 22 शो चालू हो रहा है। उसके बारे में सबसे मेन बात है कि जो आज पब्लिक है, पब्लिक के लिए अमरावती शहर में चारों तरफ से हमने सुविधा की हुई है कि हर तरफ हमारी साइट ओपन हो रही है। कटोरा, शेगांव, राड़गांव, बंडेरा और साइट विजिट के लिए हमारे लोग तैयार है। उसके बाद आज नागपुर में लोगों को लेना पड़ता है। नागपुर के लिए हमने व्यवस्था किया है। यहाँ जो बुकिंग होगी उसके बाद साइट विजिट के बाद ही उसको फाइनल किया जाएगा। और जो कुछ भी बुकिंग कर रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि चेक से पेमेंट होगा। हमने मध्यम वर्ग के हिसाब से कम बजट में उनके बजट के हिसाब से हमने बनाया है। राणा प्रॉपर्टी शो जो आज महफिल गार्डन में आयोजित किया गया है। ये शो में प्रॉपर्टी शो में आज मैंने विजिट किया और विजिट देने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ हर वर्ग के लिए अपने आशियाना ढूंढने के हिसाब से अपने फ्यूचर भविष्य के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद करने के लिए उनके बजट में बैठेंगे। ऐसे हिसाब से हर जगह अमरावती में, नागपुर में जो कॉमन पब्लिक, जो मध्यम वर्ग की पब्लिक है, उसके बजट के हिसाब से वो अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। अमरावती शहर में पहली बार होने जा रहा है क्योंकि इस तरह का मेगा इवेंट प्रॉपर्टी के मामले में सबकी ज़रूरतों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा भव्य प्रॉपर्टी शो पहली बार अमरावती में किया जा रहा है। इस माध्यम से लोगों को अपने बजट में अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छी से अच्छी एमिनिटी इस माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। ये एक पहला ऐसा शो है राणा लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड का। ये अमरावती को प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में एक नया बूम लाएंगे और पूरी तरह से यहाँ के वातावरण को, अमरावती का जो रियल एस्टेट का जो आज तक को हुआ वो कल्चर है उसको कम्प्लीटली चेंज करके लोगों को एक जरिया मिल चुका है कि वो अपने सपनों को साकार करें। स्लोगन ही है आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। बिलीव इन द बेस्ट एंड आर ट्रस्टेड फॉर क्वालिटी एंड सर्विसेज फॉर एवर। ये स्लोगन के साथ एक बहुत बड़े विजन के साथ इस कंपनी की स्थापना हुई है ताकि आम इंसान के सपनों को साकार कर सकें।
3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया का मुहूर्त होता है। इस दिन खरीदारी करने पर जोर दिया जाता है। उसी तरह पितरों की पूजा कर उनके आत्मा शांति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया चंद घंटों पर रहने से महानगर में इसकी पूर्व तैयारियां जोरों पर है। अक्षय तृतीया यह 3.5 शुभ मुहूर्त में से एक रहने से और इसी दिन होने वाले पितरों के आत्म शांति के कर्म को सनातन वैदिक धर्म के अनन्य साधारण महत्व प्राप्त रहने से अक्षय तृतीया पूरे धार्मिक पद्धति से मनाई जाती है। इस दिन खरीदारी पर भी विशेष जोर रहता है। स्वर्णालंकार, वस्त्र, तांबा, पीतल के वस्तुओं की खरीदी बड़ी मात्रा में होती है। अक्षय तृतीया को किया हुआ पिंडदान विशेष महत्व रखता है। जिनके मृत्यु की सही तिथि याद नहीं, ऐसों को इस दिन पिंडदान करने से उनके आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनी रहती है। ऐसे आध्यात्मिक महत्व इस अक्षय तृतीया पर्व का है। महानगर अक्षय तृतीया की पूर्व तैयारियों के साथ सज्ज हो चुका है। अध्यात्म एवं मौसम के बदलाव को सहने की ताकत इन पारंपरिक त्योहारों में ही छिपी रहती है। तभी तो विशिष्ट रूप से बनने वाले इमली के साग का महत्व इस अवसर पर खास रहता है। पूरा महानगर अक्षय तृतीया मनाने की तैयारियां कर चुका है। बंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शुक्रवार की दोपहर बाद अचानक हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है। पति द्वारा पत्नी का सर पत्थर से कुचलकर दर्दनाक मौत के तांडव के इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले प्रभाग क्रमांक 43 के वरुड़ा निवासी शीला सुरेश कांबळे नामक महिला की उसी के पति ने पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर डाली। इस दर्दनाक मौत का कारण बना था मामूली कौटुंबिक विवाद। घटना के बाद हत्यारे पति ने सरेंडर कर दिया है। ये वारदात शुक्रवार की दोपहर 3 बजे के करीब घटी। हुआ यूं कि कुछ दिनों से काम बंद रहने से बेकार पति सुरेश कांबळे ने पत्नी शीला को फौरन खाना बनाने को कहा। इस पर पत्नी बोली, पहले काम पर जाओ तो खाना मिलेगा। पत्नी के इस जवाब पर बौखलाए सुरेश ने पत्थर लेकर शीला का सिर कुचल डाला। सिर पत्थर से कुचले जाने से शीला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शीला के विक्रम और महेंद्र इन दोनों बेटों ने पुलिस को सूचना देकर शीला को इरविन पहुंचाया, जिसके तुरंत बाद हत्यारे पति सुरेश कांबळे ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बडनेरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब नजर डालते कुछ मुख्य खबरों पर। गोकुलधाम मैदान सरस्वती नगर में सार्वजनिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन जारी है। 23 अप्रैल तक ये भागवत सप्ताह चलेगा। ज्ञानेश कन्या कुमारी गीतांजलि ताई के सुमधुर वाणी में जारी श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन का सभी लाभ लेवे, ऐसा आह्वान आयोजक कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों प्रहर ये भागवत कथा श्रवण की जा सकती है। सोमवार दिनांक 23 अप्रैल को इस भागवत कथा का महाप्रसाद से समापन किया जाएगा। विगत कुछ घंटों से शहर पर बादल मंडरा रहे हैं, जिससे शहर का मिजाज करवटे बदल रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है। दोपहर से ही मौसम का पारा अचानक शीतल छाया में तब्दील हो जाने से शहर का मौसम बड़ा ही लुभावना हो गया था। तेज धूप के मार से घर में ही रहना पसंद करने वाले भी ठंडे बादलों की छत ओढ़कर बाहर के हवाओं में सैर सपाटे में निकल पड़े थे। विगत कुछ दिनों से तापमान का पारा चढ़ते आया है। अब यकायक ही तापमान उतरकर सामान्य स्तर पर आ जाने से मौसमी बीमारियों में भी कई जन जकड़ गए हैं। मौसम का बदलाव मानवीय जीवन पर सीधा असर करता है, तभी तो मौसमी तैयारियां जोरों पर रहती है, ताकि बदले हुए मौसम का बदलाव सहा जा सके। इन बदले मौसम का भी महानगर वासी पूरा फायदा उठाना नहीं भूलते। ऐसा दृश्य भी महानगर से देखने मिला।
जीने के लिए असंख्य संकटों का संकटजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, पर कई जन ऐसे होते हैं जो इस विपरीत स्थिति पर विजय हासिल करते हैं। सेवांकुर के लिटिल चैंपर्स भी ऐसे ही प्रेरणादायी छोटे छोटे बालक हैं, जिन्होंने जीवन के तमाम कठिनाइयों पर वीरता से सामना करते आए हैं और कर रहे हैं। इनसे मिलना यानी प्रेरणादायी अनुभव ही है। ऐसा प्रतिपादन प्रयास संस्था के डॉक्टर अविनाश साव जी ने सिटी न्यूज के माध्यम से तमाम शहरवासियों से किया है। आगामी कुछ ही घंटों बाद यानी शनिवार की शाम HUPM के मैदान पर प्रयास संस्था ने इस लिटिल चैंप को शहरवासियों से मिलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का शहरवासी लाभ ले ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है। नमस्कार। अमरावती शहर में अनेक संस्थाएं सेवा भाव से चालू है। ऐसी आज हम आए हैं प्रयास संस्था में। आइए मिलते हैं वहाँ के संचालक जी से, पूछते हैं कि ये संस्था कैसा और क्या काम कर रही है। इस संस्था में इसका पहले तो पूरा नाम बताइए, स्थान बताइए। प्रयास नाम की संस्था हम लोगों ने 1994 में शुरू करी। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में इसकी शुरुआत हुई। उसके पहले 10 साल में चांदूर बाजार तहसील के माधान नाम का एक छोटा 1200 बस्ती का गांव है, वहाँ एक दूसरी संस्था के साथ काम करता था। उससे भी पहले अगर जाएंगे तो नागपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया 83 में, और उसके बाद ही तय किया कि ज़िंदगी में क्या नहीं करना है। तो उस सिलसिले में गुजरात में एक आदिवासी क्षेत्र में साल भर रहा, और उसके बाद फिर अमरावती ज़िले में 1985 से आया। तो शुरू में माधान की संस्था में 10 साल तक के काम किया, और फिर 94 में प्रयास की शुरुआत करी। तो पहले 12 साल तो ये संस्था चांदूर बाजार में ही थी स्थित, और उस परिसर में काम करती थी। पहले करीब 22 साल जो काम किया वो मेलघाट में और चांदूर बाजार और मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है उसके बॉर्डर लाइन गाँव में, आदिवासी क्षेत्र में और गाँव में, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 विषयों में ये संस्था काम करती है। और अभी 2007 से अमरावती में शिफ्ट हुआ है संस्था का हेडक्वार्टर। और अभी हम लोग जो काम करते हैं खास करके युवाओं के साथ काम करते हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, कि युवाओं को प्रेरणा मिले जिंदगी में, कुछ सेवा का भाव उनके अंदर जागे, समाज के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, देश के प्रति सेवा भाव तैयार हो, और इस प्रकार के काम में नए युवा जुड़ जाए। इस दृष्टि से सेवांकुर नाम का एक खुला मंच हम लोगों ने 2007 में शुरू किया है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र भर में युवा प्रेरणा शिविरों का आयोजन किया जाता है। आनंदवन बाबा आमटे का जो है वहाँ 2007 में पहला शिविर हुआ था, और उसके बाद कई सारे शिविर आनंदवन में, सेवाग्राम आश्रम गांधी जी का, फिर जलगांव में खानदेश में हुआ, अंबेजोगाई मराठवाड़ा में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, अकोला में हुआ, और ऐसे पूरे महाराष्ट्र भर में ये सब शिविर सेवांकुर की ओर से चलते रहते हैं। और कई सारे युवा जिसमें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र है, जो इस प्रकार का सेवा का भाव उनके मन में जो है, वो अभी कुछ न कुछ अपने जगह रह करके सेवा का कार्य छोटे मोटे जिन्होंने शुरू किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब, इसके आर्थिक बाजू कैसे चलती है आपकी? ये तो सब समाज ही इसकी व्यवस्था करता है। अभी तक के ये था कि प्रयास का सालाना बजट एक 5-6 लाख का रहता था, जिसमें से ज़्यादातर जो पैसा है वो खास करके इंडिविजुअल डोनेशंस के हैसियत से आता था। थोड़ा बहुत पैसा कुछ संस्थाएं जो है वो देती थी, मगर अभी पिछले 1-2 साल से हम लोगों का काम काफ़ी बढ़ चुका है, तो नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो खास करके अभी भी एक मेन जो सोर्स है वो इंडिविजुअल डोनेशंस, यही मुख्य आधार रहा है। गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई ऐसे ग्रांट्स वगैरह नहीं ली है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और हम लोग मानते हैं कि लोग जुड़े ये ज़्यादा महत्व का है। लोग अगर जुड़ जाते हैं तो पैसा आता ही है अपने आप। तो प्रयास की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एक ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है। रिश्ते से अमीर बनना ये हम मानते हैं ज़्यादा महत्व का है, भले पैसे से अमीर बनना। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत लो एंड पे हम लोग काम करते हैं।
कम से कम पैसे में सब चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मैंने 85 में मैं माधान आया डॉक्टर बन के, तो 1200 रुपया लेता था पगार। अभी मैं 10,000 रुपया अपने लिए लेता हूँ। तो इस तरीके से काम करने से बहुत कम पैसे में काम चलता है। मगर अभी आने वाले दिनों में हमारी संस्था की रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी हद तक के बढ़ रही है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में नेटवर्क खड़ा हुआ है, तो बहुत सारी ज़रूरतें लगती है। अभी तक संस्था का काम जो है वो राजापेट स्थित अभी एक रेंटेड प्लेस है जगह, वहाँ से चलता है। तो अभी हम लोगों ने 2 साल पहले फर्सी स्टॉप पे एक जगह परचेस किया है 8,000 स्क्वायर फुट, और वहाँ अभी एक कंस्ट्रक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर पूरे महाराष्ट्र भर का एक जो हेडक्वार्टर होगा, और अमरावती शहर के और अमरावती जिले के खास करके बच्चों युवाओं के लिए वो एक केंद्र होगा। ऐसा एक 10,000 स्क्वायर फुट का सेंटर हम लोग खड़ा कर रहे हैं, जिसका काम अभी अगले महीने से शायद शुरू हो जाएगा, और करीब वो 1.25 करोड़ रुपया का वो प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा एक मेजर प्रोजेक्ट हम लोग जो हाथ में ले रहे हैं वो जिसको मराठी में मामाचं गांव बोलते हैं, ऐसा ही नाम दिया है उसको। कि पहले के ज़माने में सब बच्चे समर वैकेशन में छुट्टियों में मामा के यहाँ जाते थे, सब इकट्ठा मिलते थे, मज़ा आती थी, मस्ती होती थी, दंगा होता था, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। आज के हमारे बच्चों को ऐसा कोई मामा का गाँव ही बचा नहीं है, तो वो गांव फिर से हम लोग खड़ा कर रहे हैं। एक 10-15 एकड़ खेती अमरावती के आसपास लेकर के वहाँ एक 100, 200, 400 लोगों की रहने की सुविधा होगी, कैंपिंग साइट होगी, और बेसिकली वो एक रिचार्जिंग स्टेशन होगा। कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तनाव आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कहाँ जा करके अपनी परेशानी को जरा कम कर सकते हैं, फिर से अपनी बैटरी चार्ज कर ले, तो ऐसी सब व्यवस्था वहाँ होगी। तो वो भी करीब 3-1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो शायद अगले साल हम शुरू करेंगे, और 2 साल में वो फंक्शनिंग होगा। तो ज़रूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें आर्थिक सहयोग के लिए भी और ज़्यादा मात्रा में सामने आने की ज़रूरत है ही है। आदरणीय डॉक्टर साहब, एक अत्यंत निजी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप MBBS हुए, डॉक्टर हुए, आज की जो समाज की व्यवस्था है कि मैं एक ऊंचाई पे पहुंच गए, बाद में मैं कैसा करके अपना लगाया हुआ रुपया जल्दी से जल्दी वापस निकाल लूं, और इसके अलावा और जल्दी अपना जीवन का स्तर कैसा ऊंचा कर लूं, इस फिराक में सारा समाज लगा हुआ है। कहने को ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस चल रही है और काफ़ी ऊंचाई पर है। आपकी विचारधारा ऐसी क्यों नहीं गई, और इस तरीके से आप विचारधारा में कैसे आ गए, इसका क्या कारण? मुख्य मेरे ख्याल से 3 कारण मैं मानता हूँ जो रहे हैं। एक तो शुरू से पढ़ने की आदत थी, तो खास करके गांधी, विनोबा, साने गुरुजी, विवेकानंद, गाडगे महाराज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ऐसे लोगों के चरित्र पढ़ने में आए, जिससे एक जीवन जीने की बैठक जिसको बोलते हैं वो तैयार हो गई है। उसके बाद फिर बाबा आमटे का आनंदवन है, बाबा है खुद, यदुनाथ जी थत्ते जो साने गुरुजी के शिष्य रहे हैं, और ऐसे कई सारे अच्छे लोगों का सहवास मिला, उससे ये प्रेरणा और पक्की बन गई। और तीसरी बात जो है कि कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तब एक ऐसा मित्रों का ग्रुप बन गया है कि जो इस प्रकार की सोच वाले थे, तो इसलिए शायद वो और ज़्यादा पक्का हो गया। उसमें जैसे एक मेरे साथी MBBS जिन्होंने किया, बाद में MD किया, मेलघाट में जो प्रसिद्ध समाज सेवक के रूप में सब लोग जानते हैं, डॉक्टर रवि कोल्हे, तो हम लोग शुरू से ही सब चीज़ें साथ में की है। तो मुझे लगता है बेसिक 3 चीज़ें हैं। और अभी जो सेवांकुर की शुरुआत हुई है उसके पीछे का भी कारण यह है कि ये सब तो हमारे ज़िंदगी में एक्सीडेंटली हुआ, ऐसा कुछ बहुत पहले से सोचा था ऐसा तो नहीं था। तो हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट बाकी युवाओं के जीवन में कॉन्शियसली कैसे हो, तो इसलिए ये सब प्रयास होते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, या अमरावती की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि अगर हम एक विषय मेरा जो रहा है जिसके बारे में महाराष्ट्र मुझे जानता है, वो है कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हम कैसे टालें। उस विषय का अभ्यास करते करते ये भी समझ में आया कि हमको अगर ज़्यादा दिन जीना है, जल्दी मरना नहीं है,
और जल्दी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रहा है कि लोग क्यों ज़्यादा जीते हैं और क्यों जवानी बरकरार रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसमें की 3-4 चीज़ें जो है, एक तो डेफिनेटली आहार क्या ले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी हो, तो पसीना बहाए बगैर हम जिंदगी नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जिसको शेयर एंड केयर एटीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, पारस्परिकता, एक दूसरे का स्नेह करे तो ही हम जिंदगी की लंबाई बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जिसको कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ, कि मैं क्यों जी रहा हूँ, इसका शोध हमको अपने जीवन काल में करना चाहिए। आज बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण मेरी नज़र में जो है कि हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, और हम फिर जिसको अंग्रेजी में व्हाई ऑफ लिविंग बोलते हैं, क्यों जीना, तो आज ज़्यादातर हम में से लोग जो है वो हाउ ऑफ लिविंग में फंस गए हैं। कैसे जीना, मलेशिया में जाए कि थाईलैंड में जाए पिकनिक के लिए, ये होटल में जाए खाना खाने के लिए कि वो होटल में जाए, खाना किस लिए खाया जाता, दैट इज द व्हाई ऑफ लिविंग। क्या खाना है तो सब हाउ ऑफ लिविंग है ये, तो दिक्कत मुझे वो लगती है। तो मुझे लगता है कि हम अपना अगर इस प्रकार से शोध ले तो अपनी ज़िंदगी भी हम सुखी बना सकते हैं और बाकी लोगों की भी ज़िंदगी सुखी बना सकते हैं। अभी कल ही हम लोग जो एक प्रोग्राम ले रहे हैं सेवांकुर लिटिल चैम्प्स करके, उसमें से शायद इसी दिशा में और सोच बढ़ाने के लिए काम में आ सकता है। ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें ऐसे बच्चे जिनके ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस थे हैं और जिन्होंने ना डरते हुए बड़े धैर्य के साथ वो चैलेंजेस को स्वीकार किया, उनके ऊपर मात किया और कुछ हासिल करके बताया, ऐसे छोटे बच्चे आइडॉल के रूप में पेश होंगे जिनको अमरावती के लोग देख सकेंगे, उनकी बात सुन सकेंगे। और आज सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में जीने का उत्साह और आनंद सब गायब हो चुका है। ये इन सब बच्चों को देख करके कि जिनको तो हमारे जिनके सामने जिनके प्रॉब्लम्स के सामने शायद हमारे प्रॉब्लम बहुत छोटे ही लगने लगेंगे, तो उनको देख करके शायद हम ये समझ पाएंगे कि ये बच्चे जिसमें से शायद जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको भगवान ने अंधत्व दिया है, उनको दृष्टि नहीं दी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कुछ बच्चे परिस्थितिवश मजबूर है, चाहे घर की परिस्थिति के वजह से हो, गरीबी की वजह से जूझ रहे हैं, चाहे HIV पॉजिटिव एड्स के कारण है। तो ऐसे सब बच्चे ये सब प्रॉब्लम के ऊपर उठ करके कैसे मजे के साथ और खुशी के साथ जीते हैं, ये देखने को शायद कल के प्रोग्राम से मिलेगा। एक जैसे 7 साल का वाशिम जिले का अंधा बच्चा है चेतन नाम का, वो आज वाशिम जिले का नेत्रदान का ब्रांड एम्बेसडर है। और वो जब बताता है, अंधा होने के बावजूद भी उसका स्कूल में पहला नंबर है, वो जब बोलता है कि भाई नेत्रदान करना चाहिए तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। एक 17 साल के अपने यहाँ के अमरावती की जलपरी जिसको बोलते हैं पानेरी करके, कि जिसको बचपन से जो एक दिमाग की बीमारी जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं रह सकती, चल नहीं सकती, और फिर भी उसने स्विमिंग में 30 गोल्ड मेडल हासिल किए, बहुत प्रसन्न और आनंद रहती है। रानी करके एक लातूर से लड़की आ रही है हमारी बेटी, वो HIV पॉजिटिव है। वो अपनी कहानी बताती कि बचपन में उसने अपने पिताजी को खो दिया, फिर माँ मर गई उसकी कारण था एड्स, उनको हुआ था, और वसीयत में उसको भी, रानी को भी एड्स मिला माँ बाप से। फिर वो रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगी, वहाँ बच्चे खेलने आते थे तो कोई आने नहीं देता था। उसने फिर 2 बार सुसाइड की कोशिश करी, फिर रिश्तेदारों ने एक संस्था में उसको भेज दिया, सेवालय करके संस्था है। वहाँ उसने देखा कि 25 बच्चे वहाँ रहते हैं, ऐसे अनाथ हुए हैं माँ बाप के बगैर। और उसने फिर एक 2 साल का बच्चा वहाँ देखा, वो बताती है कि जिसने अपने माँ को भी नहीं देखा था। फिर वो बोलती कि मैं भाग्यवान हूँ, कम से कम मुझे बचपन में माँ का प्यार तो भी मिला। ये बच्चा तो ऐसा कि जिसने माँ को भी नहीं देखा, और तब मैंने तय कर लिया, बोले कि मैं अभी मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी। तो उन 25 बच्चों की वो दीदी है, उनका सब प्रेम से, बड़े प्रेम से करती है। और फिर वो सवाल जब पूछती है कि हम सब मुट्ठी भर गोलियां खाते तब जिंदा रहते हैं, और इतना होने के बावजूद भी हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं, खेलते हैं, गाना बोलते, नाचते, हंसते हैं, तो आप सब कुछ होने के बाद क्यों आत्महत्या की सोचते हैं, आप क्यों निराश होते हैं? तो इसके पहले 3 जगह ये कार्यक्रम हुआ, जलगांव, नागपुर और वर्धा। हजारों की
तादाद में लोग आए थे, तो सबके आंखों में पानी उसके सवाल के बाद खड़ा होता है और लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे कमाल के बच्चे कल 21 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा शाम को 6 से 10 बजे तक HVPM हनुमान व्यायामशाला के प्रांगण में, तो वहाँ ऐसे बच्चों को अमरावती के लोग देख सकेंगे, उनको सुन सकेंगे और शायद उनसे प्रेरणा ले सकेंगे कि हम कैसे जिए, क्यों जिए। वो अगर समझ में आ जाता है क्यों जिए, तो मेरे ख्याल से हम अपना जीवन भी सुखी कर सकते हैं और लोगों का भी जीवन सुखी कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम कल होगा ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। प्रवेशिका हम लोगों ने ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिनके पास नहीं पहुंची है उनके लिए वहां समय पर भी उपलब्ध होगी प्रवेशिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमरावती के लोग आए और ये मौका ना गवाए, इतना ही अपील मैं करना चाहूँगा इस मौके पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, आभारी। शुक्रिया, नमस्ते। देखते क्या कहता आज का कार्टून कोना। एक नजर हम लेते ही नहीं, उनको पत्रिका छापने से लेके तो पूरा खाने पीने तक पूरा के पूरा खर्चा माता जी की मेहरबानी से, माता जी की कृपा से हम लोग कर देते हैं सब। ये सब माता जी की कृपा है, माता जी की मेहरबानी है। और शादी बारात और अभी आपकी जो बारात है, आपके बारात यहाँ से काली माता मंदिर से निकलेंगी। काली माता मंदिर से भूतेश्वर सड़क, भूतेश्वर सड़क रविनगर से गणेश कॉलोनी रहती हुई काली माता मंदिर वापस आएंगे। अच्छा, इसमें सभी जाति इसमें सभी पूरे इसमें कोई जाति का कोई ये नहीं है। हमारे यहाँ पे काली माता मंदिर में माता के अपन ने सर्व संभाव जाति के जो भी जोड़े आते हैं वही जोड़े के हम लोग शादी लगाते हैं माता जी के पास। अच्छा, तो इसकी दिनचर्या कैसे रहेगी? पूरे उस दिन कार्यक्रम कैसे रहेगी? उस दिन की दिनचर्या सवेरे से लेके तो शाम तक के फेरे तक के, शाम बारात निकलते से लेके तो विदाई तक के, विदाई समारोह तक के, शाम तक के, ये पूरी जो शादी की पद्धत रहती है वो पद्धत के हिसाब से शादी का प्रोग्राम चालू हो जाएगा सवेरे 9 बजे से। लगभग कितने लोग इसमें आएंगे? इसमें लगभग कम से कम 8 से 10 हजार लोगों की संभावना आने की। महाराष्ट्र शासन एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय विभागीय खाद्य व धान्य महोत्सव 2012 का उद्घाटन समारोह शनिवार की शाम कृषि मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल इनके हाथों संपन्न हुआ। विधायक रवि राणा, विधायक वीरेंद्र जगताप, जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, कृषि अधिकारी मुळे, बबलू देशमुख आदि मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में पालक मंत्री के हाथों फीते काटकर और द्वीप प्रज्वलन से धान्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में किसानों के कृषि उपज को सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने 121 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन तमाम स्टॉलों को भेंट देकर पालक मंत्री ने किसानों से संवाद साधकर उन्हें इस महोत्सव में सहभागी होने पर धन्यवाद दिए। सिटी न्यूज को दिए साक्षात्कार में राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इस धान्य प्रदर्शनी का लाभ लेकर आयोजन को भारी प्रतिसाद देने का जाहीर आवाहन शहरवासियों से किया। त्यासाठी आम्हाला क्षमा करा, परंतु अधिकाधिक शेतकऱ्याची सोय कशी होईल, कारण शेतकरी राजा आहे। आपण त्या शेतकऱ्याला राजाची उपाधी दिलेली आहे आणि त्याच्या श्रमातून, घामातून, कष्टातून हे खरं राज्य उभं आहे। आज डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जे हरित क्रांतीचे जनक होते, आज त्यांच्या निमित्ताने आठवण होते की या लोकांनी किती मोठी दृष्टी ठेवली होती की ज्याच्यामुळे हा सगळा कायाकल्प या ठिकाणी करता आला। शेती व्यवसायाला एक नवीन दिशा मिळाली। यशवंतराव चव्हाण